डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कक्षा 6 मल्हार में हिंदी के पाठ्य पुस्तक में मैं नहीं माखन खायो सूरदास का पद है, जिसमें उन्होंने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। कृष्ण छोटे थे, उन्हें मक्खन बहुत पसंद था, तो अपने घर में या गोपियों के घरों में वो चुरा कर खाते थे और पकड़े जाने पर तरह तरह के तर्क देते थे। तो प्रस्तुत पद में भी उनके उन्हीं तर्कों का वर्णन किया गया है। सूरदास ने बहुत ही सुंदरता से उन बाल वर्णन किया है। मैं नहीं माखन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया है मैया। मैं नहीं माखन खायो, अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ मैंने मक्खन नहीं खाया, क्योंकि उनको मक्खन खाते हुए इनकी माँ यशोदा ने पकड़ लिया था, तो वो सफाई दे रहे कि मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। जब सुबह हुई तो तुमने मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज दिया था। पठायो मैंने भेज दिया था, तो तुमने तो मुझे मधुबन भेज दिया था, तो मैं भला यहाँ पर मक्खन कैसे खा सकता हूँ। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। और चार पहर में बंसी बजाता हुआ वट वृक्षों के बीच में भटकता रहा। शाम हुई तब मैं घर आया हूँ। एक पहर होता है 3 घंटे का, तो मतलब वो 12 घंटे तक वन में भटकते रहे, शाम होने पर घर आए, ये उनका तर्क है। तो भला मैं मक्खन कैसे खा सकता हूँ। मैं बालक पहियन को छोटो, छीको किए विद पायो। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी बाहें छोटी छोटी हैं, और मक्खन तो छीके पर रखा हुआ था, तो मैं केही विधि पायो, मैंने केही विधि माने किस प्रकार से उसको पाऊंगा। तो छीकों को मैं किस प्रकार से पाऊंगा। छीका एक ऊपर से लटकाया हुआ ऐसा बर्तन होता है जिसमें बिल्ली आदि जानवरों से बचाने के लिए खाने की सामग्री रख दी जाती है। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। फिर उनके मुंह पे लगे हुए मक्खन को देखकर माँ पूछती है, तो अगर तूने मक्खन नहीं खाया तो तुम्हारे मुंह पर कैसे लग गया। तो वो इसके लिए भी तर्क देते हैं कि ग्वाल बाल जो मेरे सखा हैं वो सब आज मेरे दुश्मन हो गए, उन्होंने जबरदस्ती इसे मेरे मुंह पे लिपटा दिया है, चुपर दिया है। ये मैंने खाया नहीं है, वो मेरे दुश्मन हो गए, वो मुझे चोर बनाना चाहते हैं। और तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। और माँ तू तो मन की बड़ी भोली है, इनके कहे, इन ग्वाल बालों के कहने पर तूने उनका पति आयो माने विश्वास कर लिया। तू तो बड़ी भोली है, तूने इन ग्वाल बालों की बात का कैसे विश्वास कर लिया। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जान पर आयो जायो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ भेदभाव उत्पन्न हो गया है, आज तुमने मेरे को पराया बना ही दिया है। ऐसे तुमको पता चल ही गया है कि मैं तो पराया उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हो। ये सब माँ को तर्क दे रहे हैं अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए। फिर गुस्सा भी हो जाते, गुस्सा दिखाने लगते हैं अपने आप को निर्दोष बताने के लिए। ये ले अपनी न लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। कहते ये ले अपनी लाठी और ये ले अपनी कमरिया। कमरिया वो कंबल दिया करती थी जिसको लपेट करके वो वनों में जाया करते थे। तो वो देखे, कहते गुस्से में नाराज होके कह रहे हैं, ये ले अपनी लकटू कमरिया, तूने मुझे बहुत नाच नचाया है, मेरे ऊपर बहुत दोष लगाए हैं, लेकिन मैंने मक्खन नहीं खाया है। तो ये इनकी भूली भाली निर्दोष बातों को सुन करके यशोदा हंसने लगती हैं। सूरदास तब भी यशोदा लय उरकंठ लगायो। तो सूरदास कहते हैं यशोदा उनको हंस करके कंठ लगा लेती हैं, गले से लगा लेती हैं, प्यार करने लगती हैं। आगे है कवि का परिचय, इसको आप पढ़िए, आपको पता लगेगा कि वो उनको दिखता नहीं था सूरदास को, फिर भी उन्होंने कितना सुंदर बाल वर्णन किया है। ऐसा लगता है जैसे आंखों से सब कुछ देखते हुए कर रहे हैं। फिर आगे है पाठ से मेरी समझ से, नीचे एक एक प्रश्न दिया हुआ है और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके आगे स्टार भी लगा दिया कि जो सही है। मैं मक्खन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया कि मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, मक्खन ही तो खा रहे थे ना, तभी तो पकड़े गए। ठीक है, आगे दिया हुआ है मिलकर करें मिलान। तो एक तरफ दिए हुए शब्द और उनसे संबंधित अर्थ दूसरे सब तरफ दिए हुए जिनका मिलान किया हुआ है। जैसे जसोदा कौन थी, यशोदा उनका नाम था पर जसोदा कहलाती है, वो श्री कृष्ण की माँ थी जिन्होंने कृष्ण को पाला था। वैसे तो जन्म तो उनको देवकी ने दिया था, लेकिन वसुदेव उन्हें यशोदा के पास पहुंचाए आए थे, जिनको बड़े ही प्यार से
श्री कृष्ण को उन्होंने पाला था। तो सारे प्रश्न शब्दार्थ देख लीजिए। अब है सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए पहला प्रश्न दिया है, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? तो उन्होंने बताया है, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया, प्रातः होते ही मैं गौओं को चराने चला जाता हूँ और सुबह से शाम तक वन में रहता हूँ। मैं तो छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ भी छोटे हैं, मेरे हाथ किस तरह छीके तक पहुँच सकते हैं? ये सारे ग्वाल वाले मेरे दुश्मन हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पे मक्खन लगा दिया है। इस तरीके से उन्होंने तर्क दिए। ठीक है। दूसरा है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? माता यशोदा श्री कृष्ण के इन भूले तर्कों को सुनकर उन पर प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। आगे है कविता की रचना। भूर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार बहर बंसी पट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम अक्षर का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद के अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है। ठीक है, तो मैंने भी कुछ सूची बना दी है, देखिए। जैसे सूरदास ने बाल सुलभ बातों को कविता का रूप दिया है। बालक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पहले तर्क देता है, वह अपना दोष दूसरों पर डालने का प्रयत्न करता है, बात ना बने तो नाराजगी दिखाता है। इन सब बातों का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कवि ने अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी दे दिया। वैसे सूरदास बाकी अपने पदों में भी नाम दिया ही करते थे। अब आगे है अनुमान या कल्पना से। तो अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? श्री कृष्ण अपने भूलेपन और चतुराई से खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी माँ को तर्क दे रहे होंगे। अगला प्रश्न है, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? पद के अंत में श्री कृष्ण अपनी नाराजगी जताते हैं, तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगाया होगा तो उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया होगा और माता का कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ आया होगा। आगे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको आप अपने घर में कैसे बोलते हैं या लिखते हैं वो लिखना है। तो मैंने अपने हिसाब से लिखा, जैसे परे माने होने पर सांझ, परे होने पर छोटो छोटा, विधि माने प्रकार, कछु माने कुछ, लय माने लेना, नहीं माने नहीं, भूरी यानी भूली। तो इसको आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। आगे दिए हुए हैं स्तंभ 1 में शब्द और 2 में उनके अर्थ दिए हुए हैं, उनका मिलान किया गया है। उपजी माने उपजना, उत्पन्न होना, जाने माने जानकर समझकर, जायो माने जन्मा, जिए माने मन, जी पठायो माने भेज दिया, पति आयो माने विश्वास किया, बहियन यानी बाह, हाथ, भुजा, विधि माने प्रकार, भांति रीति, बिहसी माने हंसकर, भटक्यो माने इधर उधर घूमा या भटका, लपटायो माने मला, लगाया, पोता। अब आगे है एक प्रश्न जिसका उत्तर है वर्ण परिवर्तन वाला। तू माता मन की अति भूरी। भूरी का अर्थ है भूली। यहाँ ल और र वर्ण परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में ला और र और रा में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे। तो उत्तर में मुझे 3 दिखे, परे, भूरी और कमरिया। इनका अर्थ भी लिख दिया है। आगे है पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए। रेखा खींचकर सही मिलान करिए। तो देखिए मैंने रेखा खींच दी है। जैसे पहला है, भूर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। तो उसका अर्थ है सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। तो रंगों से आपको अर्थ ढूंढने में आसानी होगी। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको सारे अर्थ समझ में आ जाएंगे। आगे है आपकी बात। मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। कभी कभी हम दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ता है कि हमने ये कार्य नहीं किया है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है?
कब किसके सामने आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए, उस घटना के बारे में बताइए। तो एक छोटी-सी घटना मैंने लिखी है, आप अपने मन से कोई भी घटना लिख सकते हैं, क्या-क्या बहाने आपने बनाए ये बता सकते हैं। आगे कुछ चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। तो मटका, इस्त्री, चौकी, सिलाई मशीन, चारपाई, मर्तबान, सूप, सिलबट्टा, ये सब हिंदी नाम है। आप इसके अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। आगे और चित्र दिए हुए हैं, पहली चक्की, पंखा, मथाने, चलनी, कटोरदान, ओखली और बिलूनी। आगे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखी हुई है, जिसको आप लिख सकते हैं। दिया हुआ है कि सर्वप्रथम दूध दूहकर गर्म किया जाता है, फिर दूध को जामन लगाकर दही बनाया जाता है, दही को मथने से माखन बनता है, माखन को हांडी या किसी बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है, धीरे धीरे वो घी में परिवर्तित हो जाता है, जिसे छान लिया जाता है। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिए अच्छे से। आगे है समय का माप। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ पर ये घर आयो। पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। संकेत दिए हुए हैं, कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि, और हम दे रहे हैं अभी, प्रातः, सायं, दोपहर, रात, कल, आज, परसों, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आदि। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? तो 12 घंटे, क्योंकि वो 4 पहर जाते थे और 1 पहर 3 घंटे का होता है। मान लीजिए कि वो शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटते, तो सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए निकलते होंगे? तो उसका है 6 बजे। दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है। ये लगभग 12 बजे का समय होता है, जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए, दिन के पहले पहर का प्रारंभ कितने बजे होगा? तो वो 6 बजे ही होगा, क्योंकि 6 से 9 पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर और 12 से तीसरा प्रहर शुरू हो जाएगा। हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे, यानी उनको दिखाई नहीं देता था। उनकी विशेष क्षमता थी उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। हम सभी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं, विचार कीजिए और लिखिए। जैसे मुझे हिंदी तिथियों का अनुमान हो जाता है, आपके किसी परिजन की तो किसी का भी लिख सकते हैं, मम्मी पापा, आपके शिक्षक की, आपके मित्र की, तो लिख दिया है। आप अपने मन से इसको बदल भी सकते हैं, या कुछ समझ में ना आए तो ऐसे भी लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलें। तो देखिए, आगे दिया हुआ है कि हमारे अंदर सबकी सहायता करने की एक क्षमता होती है, तो हम कैसे किसकी सहायता कर सकते हैं। जैसे एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे अच्छी तरह समझाना। एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है पर वो देख नहीं सकता, तो हम उसे पढ़ के समझा सकते हैं और ब्रेल लिपि में पढ़ने के लिए उसे प्रेरित कर सकते हैं। अगला, एक सहपाठी बहुत जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो उसे अभ्यास कराना कि वो सहजता से बोले, सरलता से बोले। एक सहपाठी बहुत अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो उसे बार बार अभ्यास कराएंगे तो वो भाषण दे सकता है। फिर एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वो सबके साथ दौड़ना चाहता है, तो उसका साहस बढ़ाना, हाथ पकड़कर दौड़ने में मदद करना। अगला है, एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, तो उसे लिखकर समझाना। आगे है आज की पहेली। तो मैंने सारे शब्द देखिए भर दिए हैं, अक्षरों से सारे शब्दों को पूरा कर दिया है चित्रों की मदद से। आप भी देखिए, पहला चित्र है मिठाई का, दूसरा शरबत, फिर मलाई, फिर घी, दही, मक्खन, छाछ, आइसक्रीम, खोया, पनीर, लस्सी। वो सारे के सारे चित्र में भी भरे हुए हैं। तो आप भी इस तरह से इसको सही कर लीजिए, पहेली को भर लीजिए। धन्यवाद।